नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आ रहे बयानों को देखकर लगता है कि अब युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं आपको बताएंगे कि युद्ध के मोर्चे पर ताज़ा अपडेट क्या है। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ईरान युद्ध के बीच अमेरिका और नेटो में तल्खी क्यों बढ़ रही है और क्या अमेरिका जल्द ही नेटो से बाहर निकलने वाला है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, कहा अंतिम चरण में है अमेरिकी ऑपरेशन। 2-3 हफ्ते के अंदर युद्ध हो सकता है खत्म। ईरान को अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं, कहा पूरी तरह खत्म हो जंग। नेटो छोड़ने पर अमेरिका गंभीरता से कर रहा है विचार। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका करेगा नेटो के साथ रिश्तों की समीक्षा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटिश पीएम की पहल, कहा 35 देश इसी हफ्ते कर सकते हैं बैठक। रूस का पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जे का दावा, क्रेमलिन की यूक्रेनी सेना से डोनबास तुरंत खाली करने की मांग। खिरसोन पर रूसी हमला, 1 की मौत। संघर्ष विराम पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच बैठक आज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर चीन में फिर से हो रही है बातचीत। मौजूदा संघर्ष को खत्म करना है बातचीत का मकसद। और 5 दशक बाद चांद फतह करने की उल्टी गिनती शुरू। नासा का महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरने को तैयार। इंसानों को चांद तक ले जाने वाला पहला मानव मिशन। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध को एक तरफा खत्म कर पीछे हट जाएगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से आ रहे बयान कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। वहीं युद्ध के मोर्चे पर अभी वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए युद्ध के ताजा हालात बताते हैं और इसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे कि क्या अब जल्द ही दुनिया को इस युद्ध के आर्थिक प्रभावों से मुक्ति मिलने वाली है। युद्ध दूसरे महीने में पहुंच चुका है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी नरमी दिखाई तो बाजार में रौनक लौट आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जल्द ही क्षेत्र से बाहर निकल सकती है, जिसके लिए उन्होंने 2 से 3 हफ्तों का संभावित समय बताया। इसके लिए ट्रंप ने तर्क दिया कि उनका मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था और इस खतरे को खत्म कर लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 13% गिरकर $100 प्रति बैरल के आसपास आ गई। हालांकि सैन्य गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर भविष्य में दोबारा संघर्ष न होने की गारंटी दी जाए तो उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इजराइल का आखिरी युद्ध होगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ हो रही बातचीत पर कहा कि उनकी तरफ से कुछ संदेश मिले हैं और हमारी ओर से भेजे भी गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ ने उन्हें संदेश भेजे जरूर हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। ट्रंप पहले ही सहयोगी देशों से कह चुके हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुलता है, तब भी अमेरिका इलाके से वापस लौट सकता है। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने कहा है कि दुश्मनों के अलावा सबके लिए हॉर्मुज खुला है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान में संभावित जमीनी अभियान के बीच ब्रिटेन के बेस पर 12A-10C थंडरबोल्ट 2 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान युद्ध का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जंग उनकी नहीं है और चाहे जितना भी दबाव हो, फैसला राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।
हालांकि उन्होंने हॉर्मुज को खुलवाने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक ग्लोबल समिट आयोजित करने की भी बात कही है। लेकिन नेटो के मुद्दे पर ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने नेटो को कागजी शेर बताते हुए कहा कि वो अमेरिका को इससे निकालने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उधर युद्ध के मोर्चे पर घमासान जारी है। इजराइल ने रात भर तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने रासायनिक हथियारों के उत्पादन वाले कारखाने पर हमले का दावा किया, लेकिन ईरान इसे दवाई की फैक्ट्री बताता है। खाड़ी देशों पर हमले जारी रहे। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित एक ईंधन डिपो पर हुए हमले से आग लग गई। वहीं इजराइल लेबनान में अपना गाजा मॉडल लागू करने जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के भीतर एक बफर जोन स्थापित कर एक बड़े हिस्से पर अपना सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की योजना बना रहा है। बफर जोन इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर लितानी नदी तक होगा। और आइए ईरान युद्ध को लेकर के क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं, किस दिशा में ये अब युद्ध जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए एसआर तायल मौजूद हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, जो ताज़ा स्थिति है और साथ ही साथ जो बयान आ रहे हैं खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति के और ईरान की ओर से, क्या लगता है आपको, क्या अब ये युद्ध खत्म होने की ओर अग्रसर है? देखिए, इस युद्ध को समाप्त करने का जो स्विच है वो राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। और राष्ट्रपति ट्रंप अगर सख्ती से कहेंगे तो इजराइल को भी अमेरिका की बात माननी होगी। अब राष्ट्रपति ट्रंप के बयान तो रोज बदलते रहते हैं और जैसा प्रतीत होता है कि उनके सामने इजराइल के हितों को तो वो कोई मादा देते हैं, कुछ अपनी नज़र में रखते हैं, किसी और देश के हितों का उनके विचार में कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन। पर एक चीज़ उनके जो दिमाग में बहुत तेज है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है नवंबर में अमेरिका में, उसमें इस समय देखिए रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी मेजॉरिटी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप की जो भी पावर है उसको कोई भी सीमित नहीं करने का प्रयत्न कर रही है। तो उनके बहुत ये ज़रूरी है कि कोई बात ऐसी ना हो जाए कि मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में सत्ता उन एक भी हाउस अगर उनके हाथ से चला गया तो उन जो अभी इस समय बिल्कुल जो तरह से वो निर्णय लेते हैं और उसका कोई रोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, कोई, वो खत्म हो जाएगा जी। तो लड़ाई कब खत्म होगी इस पर निर्भर करता है। जब अमेरिका में जो मागा जिसको कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो कोर सपोर्टर्स हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, रिपब्लिकन पार्टी के, वहां से कुछ आवाज आए कि ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। सर, इस सब के बीच जो वहां पर सर्वे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अधिकतर जो अमेरिका की पब्लिक है वो नहीं चाहती कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए और खासकर वहां पर जमीनी सेना उतारी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, उसमें जो भी वहां पे पोल्स हुई है पब्लिक से, उसमें दो चीजें हैं। जनता 60% से अधिक ईरान से युद्ध के तो खिलाफ है, पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नहीं है जी। राष्ट्रपति ट्रंप की जो इस समय रेटिंग है अप्रूवल, वो केवल 5-6% नेगेटिव है। तो वो तो बड़ा एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर में आ जाता है। पर बूट्स ऑन द ग्राउंड पर एकदम वहां की जनता उखड़ सकती है और उनके सोच में परिवर्तन आ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वहां खर्ग आइलैंड में या किसी भी तरह ईरान में अगर उन्होंने फौज अपनी भेजी तो कैजुअलिटीज भी होंगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और ईरान देखिए हथियार नहीं डालेगा और जो एक शहादत का मादा उनका होता है वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर, यहाँ पर अब कुल मिलाकर दो विकल्प आ रहे हैं। एक तो ये कि जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ज़मीनी फोर्स उतारते हैं या आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ होगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से युद्ध को रोकने की घोषणा कर दी जाती है तो ईरान किस तरह से इसमें रिएक्ट करेगा?
देखिए, ये एक तरफा युद्ध विराम होगा। और ईरान ने कहा है कि कोई तो बातचीत ही नहीं हो रही है। तो जैसे एक तरफा अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, उसी तरह एक तरफा अमेरिका रोक सकता है। पर ये यूक्रेन रशिया युद्ध की तरह ये समाप्ति पर नहीं आएगा। इजराइल ने फिर बयान दिया है कि वो कोई गारंटी नहीं देगा कि वो आगे कोई हमला नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में तो ईरान कोई भी एग्रीमेंट के लिए कभी भी तैयार हो ही नहीं सकता। कोई गारंटी, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प जो कहते हैं जो करते हैं उसमें इतना फासला है कि कोई देश उन पर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। जी। तो जो भी कार्रवाई होगी शायद एक तरफा राष्ट्रपति ट्रम्प कह सकते हैं कि भाई हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर, जो आज राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उनका न्यूक्लियर कैपेसिटी जो बॉम्ब बनाने की बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। तो मेरा मानना है कि शायद आईएईए वगैरह भी कहेंगे कि वो जो भी शक्ति थी और जो भी संसाधन थे ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, वो कहीं बहुत बिल्कुल समाप्ति हो चुके हैं। और उसके बाद अगर कहीं फिर से कुछ करने का प्रयत्न किया तो इसराइल और अमेरिका फिर हमला कर देंगे। ठीक तो है। वो मैं समझता हूँ कि अगर उतना ही ध्येय है अमेरिका का। सर, यहाँ पर तो एक परेशानी और आ रही है कि होर्मुज को लेकर के या होर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में एक तरह का संकट पैदा हो गया है, चाहे वो एनर्जी की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें या दूसरी सप्लाई चेन की हम बात करें। तो अगर अमेरिका एक तरफा युद्ध बंद भी करता है तो इस मामले को कैसे आगे बढ़ेगा ये मामला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। ईरान से जो भी बयान आए हैं और जिस तरह से उन्होंने हमारे शिप्स को आने दिया है, चीन के, पाकिस्तान के, तो उनका कहना है कि जो मित्र देश हैं उनके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से जा सकते हैं उनसे परमिशन लेकर। जी। उसमें गल्फ देश नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका को तो तेल वहां से चाहिए नहीं, पर गल्फ के जो 5-6 हमारे मित्र देश हैं वहां से बहुत तेल गैस, पूरे चाइना, इंडिया, हर जगह आता है। तो उस पर किस तरह फैसला होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा। इंग्लैंड एक 35 देशों की समिट मीटिंग बुला रहा है कि भाई हरमुज स्ट्रेट खुली रहे। तो ये सब तो भविष्य बताएगा। सबसे पहली चीज है कि युद्ध बंद हो और उसकी चाबी अमेरिका के पास है। ठीक है। सर, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी से जुड़ी हुई एक खबर और है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान युद्ध अभी पहले की तरह जारी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस युद्ध ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में बड़ी दरार पैदा कर दी है। खासकर नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नाटो के कई देशों ने इस युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जल्द अमेरिका नाटो से अलग होने की सोच रहा है। आइए आपको इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रक्षा खर्चों के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर नाटो के सदस्य देशों के साथ तकरार पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग से यूरोपीय देशों की खुलकर दूरी ने इस दरार को इतना बढ़ा दिया है कि अब इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देश अमेरिका की मदद करने से पीछे हट गए हैं, तो ब्रिटेन सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल होने से बचता रहा है। ईरान द्वारा खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली थाड और पैट्रियट को
बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अमेरिका की यूरोपीय देशों में मौजूद अपने सैन्य उपकरणों को खाड़ी देशों में भेज जाने की मांग ने यूरोप को परेशान कर दिया है। पहले स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, फिर इटली ने अपने सैन्य अड्डे पर अमेरिकी जहाज को उतरने नहीं दिया। अब रूसी हमलों की मार झेल रहे यूक्रेन की सीमा पर स्थित पोलैंड ने पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणालियों को ईरान में जारी सैन्य अभियान के लिए भेजे जाने से इनकार ने नाटो में जारी उठापटक को और बढ़ा दिया है। यूरोप की इस रवैये से आहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिन देशों ने ईरान की लड़ाई में साथ नहीं दिया, अमेरिका भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। उन्हें खुद अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यूरोप को अब अमेरिकी नौसेना पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ट्रंप के कड़े तेवर के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो के साथ अपने संबंधों की पुनः समीक्षा का बयान देकर एक तरह से गठबंधन की एकता पर बम गिरा दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि संघर्ष के खत्म होने के बाद नाटो की उपयोगिता पर फिर से विचार करना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे। इस विवाद के पीछे का मुख्य कारण 32 देशों के सैन्य गठबंधन नाटो के रक्षा बजट को लेकर है। नाटो का स्पष्ट नियम है कि सदस्य देश अपने जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन लंबे समय तक कई यूरोपीय देश इस लक्ष्य से पीछे रहे। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि यूरोप सुरक्षा के मामले में फ्री राइड कर रहा है और बोझ मुख्य रूप से वाशिंगटन उठा रहा है। ट्रंप इस खर्च को बढ़ाकर 5% करने की वकालत कर रहे हैं। पिछले साल नाटो की बैठक में सहयोगी देशों के बीच इसे 3.5% करने पर सहमति बनी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दबाव के बाद जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाया, लेकिन बहुत से देश अब भी लक्ष्य से पीछे हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर 2% का लक्ष्य नहीं पूरा किया तो अमेरिका सुरक्षा गारंटी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नाटो का आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो कायम तो है, लेकिन ईरान युद्ध ने लंबे समय से गठबंधन में जारी अंदरूनी मतभेद को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एसआर तायल हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। तायल साहब, ये ईरान युद्ध, हालांकि जो नाटो के अंदर में अमेरिका के साथ जो यूरोप के देश हैं उनके साथ तनातनी तो पहले भी दिख रही थी, चाहे हम ग्रीनलैंड की बात करें या अन्य मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये ईरान युद्ध ने इस दरार को क्या और बड़ा कर दिया? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि ये दरार तो बहुत पुरानी है। ट्रंप साहब जब पहली बार राष्ट्रपति थे तब मुद्दा था कि कितना खर्चा नेटो देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, और वो बहुत कम भी करते थे, ये बात भी सही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा पहले 2% करिए, अब वो कह रहे हैं कि 5% अपने जो भी जीडीपी है उनका उसको सुरक्षा पर खर्च करें। एक मुद्दा ये था। फिर जब पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन पर एकदम उन्होंने अमेरिका की नीति को बदला, और उसमें वो दरार बहुत बड़ी हो गई। अमेरिका की यूक्रेन किस तरह से देखता है, और जो यूरोपियन देश हैं वो यूक्रेन रशिया युद्ध को किस तरह देखते हैं। और हमने देखा कि जब पूरे यूरोप नेटो के बड़े बड़े नेता राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस गए तो एक शिष्टाचार से उनके साथ बातचीत नहीं की गई, गरिमा से बातचीत नहीं की गई, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा वातावरण नहीं था। उसके बाद जो राष्ट्रपति ट्रंप ने, जैसा आपने कहा, वो ग्रीनलैंड पे जिस तरह के वक्तव्य दिए और डेनमार्क को दबाव डालने की कोशिश की, वो ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दे, और डेनमार्क एक नेटो का देश है। तो नेटो से संबंध तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही तोड़ दिए हैं। मैं समझता हूं कि ईरान तो, जैसे वो कहते हैं, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ईरान में उन्होंने बिना किसी से पूछे हमला किया और अब नेटो को प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, जो इराक पे हमला हुआ था या जो अफगानिस्तान में हुआ था, एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बना था, देशों को साथ लेके अमेरिका आगे चला था। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का काम करने का ढंग है, वो पहले निर्णय ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि सब देश उनके साथ मिलके चलें। सर, तो ये अमेरिका का, जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी हैं, उनके साथ जो तनातनी ये शुरू हुई है, इसका अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो संबंध हैं वो एक दिन के नहीं होते हैं, वो दशकों में बनते हैं, सदियों में बनते हैं। पर इस समय जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीति है, केवल इजराइल के हितों को वो सर्वोपरि रखते हैं, और
हर देश के ना उनको हितों की परवाह है, ना उनके नेताओं से वो एक गरिमामयी ढंग से बातचीत करते हैं। तो पर अब दुनिया बदलती है, राष्ट्रपति भी बदलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस समय तो ये दरार बहुत गहरी हो जाएगी। सर, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्योंकि यूरोप की हम बात कर रहे हैं, ये जो दरार पड़ रही है लगातार अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के बीच में, रूस या व्लादिमीर पुतिन कितने खुश हो रहे होंगे इससे? मैं समझता हूँ कि रूस भी खुश हो रहा होगा और चीन भी खुश हो रहा होगा, क्योंकि अकेला तो अमेरिका दुनिया को नहीं जिस तरह से उन्होंने एक नीति बनाई हुई है, उसमें सब देशों को साथ लेकर ही उनका प्रभाव जितना है उतना है, तो उनका प्रभाव कम होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और रूस को, और जैसे रूस का तेल बेचने की अब अनुमति उन्होंने दे दी, तो क्योंकि उनके देश साथ नहीं है, तो अवश्य रूस को फायदा होगा और यूरोप के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन का कोई ध्येय नहीं है कि यूक्रेन के अलावा किसी और देश पर यूरोप के वो कुछ दबाव डालेंगे। उनका शुरू से जो उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, राष्ट्रपति पुतिन अपनी एक जो बात करते हैं वो बहुत गंभीरता से करते हैं, और ये नहीं कि आज कुछ वक्तव्य दिया, कल दूसरा वक्तव्य दिया, तीसरे दिन तीसरा वक्तव्य दिया। उनके जो 2-3 ध्येय हैं वो बहुत पक्के हैं कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, और मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने टेरिटरी यूक्रेन की अपने कब्जे में कर ली है, कि कोई विश्व की कोई ताकत अब रशिया को वहां से नहीं हटा सकती। अब ये यूक्रेन के ऊपर है कब तक वो लड़ना मरना चाहता है। ठीक है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। देश की शीर्ष अदालत उनके उस कार्यकारी आदेश पर सुनवाई करने वाली है जिसमें उन्होंने इस पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी है। यह मामला ट्रंप के उस प्रयास पर केंद्रित है जिसमें वे गैर नागरिक माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति वार्ता एक बार फिर से शुरू हो गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकारों ने चीन में बातचीत फिर से शुरू कर दी है। चीन 1 महीने से ज्यादा समय तक चली लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका की पत्रकार शैली किटसन का मंगलवार को इराक की राजधानी बगदाद में अपहरण कर लिया गया। अज्ञात हमलावरों ने शैली को अल सादून स्ट्रीट पर स्थित बगदाद होटल के पास से अगवा किया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अपराधी पत्रकार को जबरन गाड़ी में खींच कर ले जाते नजर आ रहे हैं। इराक के गृह मंत्रालय ने भी घटना की पुष्टि की है। रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश होने से 29 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर उड़ान भरते समय रूसी एंटनोव 26 मिलिट्री विमान का संपर्क टूट गया। शुरुआती जांच में पाया गया कि तकनीकी खराबी के कारण विमान एक चट्टान से टकराकर क्रैश हो गया। इसमें सवार चालक दल के 6 सदस्यों और 23 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। रूस के तातारस्तान क्षेत्र में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई जबकि 6 अन्य लापता हैं और 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। परिसर की मालिक कंपनी सिबुर ने बताया कि सिंथेटिक रबर उत्पादन संयंत्र में दबाव कम होने के कारण गैस मिश्रण में धमाके के बाद आग लग गई। इटली के पार्मा शहर के पास मैग्रानी रोका फाउंडेशन नाम के एक निजी म्यूजियम से सिर्फ 3 मिनट में लाखों डॉलर की कीमत वाली 3 पेंटिंग चोरी हो गई। चोरी हुई पेंटिंग्स में ऑगस्ट रेनोir की फिश, पॉल सेजान की स्टिल लाइफ विद चेरीज और हेनरी मातीस की ओडालिस्क ऑन द टेरेस शामिल है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चोरी हुई पेंटिंग्स की कुल कीमत करीब $10 बिलियन यानी लगभग 95 करोड़ रुपए के आसपास है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। 54 साल बाद इंसानों को चांद की ओर ले जाने वाला यह पहला मानव मिशन है। यह मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से होगा। ये लॉन्च भारतीय समयानुसार 2 अप्रैल सुबह लगभग 4 बजे होगा। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे। लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी